Hello everyone, welcome in my YouTube channel Study Pool Pharma. I am सौम्या दुबे एंड आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इसमें डी फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी पॉलिसीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा कवर किया जाएगा। इसके पहले आइए हम संक्षिप्त में ऐसी बॉडीज़ के बारे में जान लेते हैं जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाती हैं। हर देश में एक हेल्थ मिनिस्ट्री होती है जो देशवासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। इसी तरह से हमारे देश में भी एक हेल्थ मिनिस्ट्री है जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नाम से जानते हैं, जो कि WHO की मदद से हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ये कुछ नियम या पॉलिसीज़ लागू करती हैं जिन्हें हम नेशनल हेल्थ पॉलिसी कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी such rules which are implemented by the government to attain health for all peoples of the country are called national health policy। मीन्स ऐसे नियम या ऐसी पॉलिसीज़ जो देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी कहलाती हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी आर बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर मीन्स विस्तृत स्वास्थ्य सुरक्षा। विस्तृत स्वास्थ्य सुरक्षा मीन्स स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हम जो कुछ भी सीख सकते हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, वो सब कुछ इसमें सीखते हैं। तो स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हम 3 ही चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिवेंशन, दूसरा बीमारी होने पे हम क्योर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंड थर्ड है हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि पॉलिसीज़ प्रिवेंटिव होती हैं, क्यूरेटिव होती हैं एंड प्रमोटिव होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये पॉलिसीज़ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर पर बेस्ड होती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं इनके कुछ टारगेट या गोल्स भी रखे जाते हैं। हर पॉलिसीज़ के अलग अलग टारगेट या गोल्स हो सकते हैं। ये टारगेट ऐसे दिए जाते हैं जैसे कि आपको 2022 तक डिसेबिलिटी ख़त्म कर देनी है या 2025 तक ब्लाइंडनेस ख़त्म कर देनी है। कुछ इस तरह के टारगेट होते हैं। ये जो पॉलिसीज़ होती हैं वो कोई काम करने के लिए एक टूल की तरह होती हैं। आइए अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। Introduction of National Health Policy Indian Perspective। The Union Ministry of Health and Family Welfare after 36 years of independence involved first National Health Policy in 1983 to attain objective health for by 200 AD। मीन्स जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इन्होंने आज़ादी के 36 सालों बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी को पहली बार 1983 में लॉन्च किया था, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव या मुख्य उद्देश्य था हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि हर किसी को स्वास्थ्य की सुविधाएं बराबर रूप से, समान रूप से मिल सकें। इसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में आई, 2015 में आई एंड 2017 में आई। तो आइए सबसे पहले नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई थी ताकि हर किसी को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। आइए इसकी क्वालिटीज़ के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। पहली क्वालिटी है डायनेमिक हेल्थ मैनेजमेंट। मीन्स ऐसा मैनेजमेंट जिससे एक्चुअल डाटा मिल सके। पहले के समय में क्या होता था कि कंप्यूटर की सुविधाएं न होने के कारण बीमारियों का या पेशेंट का एक्चुअल डाटा नहीं मिल पाता था। इसलिए सबसे पहली क्वालिटी डायनेमिक हेल्थ मैनेजमेंट की रखी गई ताकि हमें एक्चुअल डाटा मिल सके। सेकंड है अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। मीन्स सेकेंड क्वालिटी है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत लोगों को हेल्थ के बारे में या हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में अच्छे से जागरूक किया जाएगा ताकि वो स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें। थर्ड है सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू अवॉइड डिजीज़। बीमारियों से बचाव के लिए हर किसी को सेफ वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, हर किसी को सेफ वाटर सप्लाई किया जाएगा। एंड फोर्थ है ग्रेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मीन्स अलग अलग मेडिसिन सिस्टम के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन
बनाया जाए, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। ऑब्जेक्टिव भी इसके देख लेते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हेल्थ फॉर ऑल, मीन्स हर किसी को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। आइए अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के बारे में स्टडी करते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 को इसलिए बनाया गया था ताकि इंडियन पब्लिक की हेल्थ को और भी अच्छा किया जा सके और एक अच्छा हेल्थ स्टैंडर्ड क्रिएट किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। इसके साथ साथ जो हमारी प्राइवेट हेल्थ संस्थाएं हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उनको इम्प्रूव करके, इन्हेंस करके पब्लिक की हेल्थ को और बेहतर किया जा सके, ताकि ये संस्थाएं पब्लिक के हेल्थ में भी अपना सहयोग दे सकें। इन संस्थाओं के द्वारा कम से कम पॉपुलेशन के उस हिस्से को इनका सहयोग मिल सके जो पेमेंट करके जल्दी और बेहतर स्वास्थ्य पाना चाहते हैं। आइए अब इनके गोल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट गोल है इरेडिकेशन ऑफ पोलियो एंड ईयर्स 2005 तक इनको पोलियो ख़त्म करना है। एंड सेकंड है 2005 तक इनको लेप्रोसी ख़त्म करना है। 2010 तक काला अजर ख़त्म करना है। फोर्थ पॉइंट है 2010 तक ही इनको लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस भी कंप्लीट करना है। NHP 2002 के अकॉर्डिंग 2007 तक जीरो लेवल HIV ग्रोथ करनी है। एंड ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड अदर वेक्टर डिजीज़ या वाटरबॉर्न डिजीज़ के कारण जो मोर्टेलिटी हो रही है 2010 तक, उसे भी ख़त्म करना है। सेवन्थ पॉइंट है रिड्यूस प्रिवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस बाई 2010, तो 2010 तक ब्लाइंडनेस को भी ख़त्म करना है। 8 पॉइंट है रिडक्शन ऑफ IMR एंड MMR बाई 2010, तो 2010 तक IMR एंड MMR भी ख़त्म करना है। IMR मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड MMR मीन्स मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। 9th पॉइंट है इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। ये भी देखना है कि जो फैसिलिटीज़ पब्लिक को प्रोवाइड हो रही हैं वो फैसिलिटीज़ पब्लिक को यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है। तो पब्लिक को इसके बारे में भी अवेयर करना है ताकि वो उन फैसिलिटीज़ को भी यूज़ करें। 10th पॉइंट है इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय 2010 बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्च किए जा रहे हैं हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, उनमें भी थोड़ी बढ़ोतरी करनी है। आइए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015 के बारे में भी देख लेते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2015 का मुख्य उद्देश्य यही है कि विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा बीमारियों को दूर करने में और पब्लिक को स्वस्थ रखने में सरकार की भूमिका को भी स्पष्ट किया जा सके। एंड इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि क्रॉस सेक्टोरल के माध्यम से चिकित्सा विज्ञान को प्रेरित किया जा सके तथा मानव चिकित्सा संसाधनों का विकास हो और स्वास्थ्य के विषय में हर कोई जागरूक हो। आइए इसके गोल्स के बारे में भी देख लेते हैं। इसके गोल्स हैं, फर्स्ट है हर किसी को स्वास्थ्य सुरक्षा देना तथा पब्लिक के स्वास्थ्य को उच्च से उच्चतम शिखर तक पहुंचाना। एंड सेकंड है प्रिवेंशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करके हेल्थ को प्रमोट करना, लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में सभी विकासात्मक नीतियों में बढ़ोतरी करना, उन सभी नीतियों में बढ़ोतरी करना जो कि विकास को अपना सहयोग देती हों। अच्छे चिकित्सकों को उपलब्ध कराना और अच्छे चिकित्सकों द्वारा ही लोगों की देखभाल कराना तथा हर जगह तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना। इसका प्रिंसिपल भी यही है कि हर किसी को समान मात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाना। अब आइए नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में स्टडी करते हैं। 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी इस समय रनिंग में है, मीन्स नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 अभी भी चल रही है। इसमें भी कुछ गोल्स निर्धारित किए गए थे जो कि हमें आने वाले समय में अचीव करना था। तो इसका पहला टारगेट है टारगेट बाय 2022 इस्टेब्लिश डेली। पहला टारगेट जो है वो 2022 तक हमें कंप्लीट करना था, जो कि है इस्टेब्लिश डेली। आइए डेली के बारे में कुछ जान लेते हैं।
डेली एक तरह का डिसेबिलिटी इंडिकेटर है। यहाँ दो डिसेबिलिटी इंडिकेटर के बारे में बात की गई है, एक डेली और एक हेल। डेली एक डिसेबिलिटी इंडिकेटर है जिसका फुल फॉर्म होता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, एंड हेल का फुल फॉर्म होता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये जो डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं ये बर्डन ऑफ डिजीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे डेली को हम कुछ ऐसे समझते हैं कि हाउ मेनी ईयर्स ही लिव्ड विथ हिज डिसेबिलिटी, मीन्स किसी व्यक्ति ने कितने साल अपने डिसेबिलिटी के बिताए हैं। कुछ ऐसे समझिए, अगर किसी व्यक्ति की उम्र 100 साल है और उसने 60 साल अपनी ज़िंदगी के नॉर्मल तरीके से बिताए हैं, फिर किसी एक्सीडेंट में वो डिसेबल हो गया है और 10 साल डिसेबल होने के बाद वो ठीक हो गया है, तो कितने समय उसने डिसेबल होकर बिताए हैं वो ये मेज़र किया जाएगा डेली के द्वारा। जैसे इस व्यक्ति ने अपने जीवन के 10 साल डिसेबल होकर बिताए हैं। सेम ऐसे ही हेल के बारे में भी है। हेल को हम स्टडी करेंगे कुछ ऐसे कि हाउ मेनी ईयर्स ही लिव्ड नॉर्मली विदाउट डिजीज़ और डिसेबिलिटी, यानी कोई व्यक्ति बिना किसी बीमारी के, बिना किसी डिजीज़ के कितना समय जिया है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति की उम्र 100 साल है तो अगर उसने अपने जीवन के कुछ समय नॉर्मल तरीके से बिताए हैं और उसके बाद जैसे 10 साल मान लीजिए उसने नॉर्मल तरीके से बिताया है, 10 साल उस आगे के आने वाले 10 साल में उसको कोई बीमारी हो गई थी, फिर वो ठीक हो गया था, फिर वो डिसेबल हो गया किसी कारण से, फिर वो ठीक हो गया, तो कितने समय में वो बीमार रहा और कितने समय में वो डिसेबल रहा, वो चीज़ हटा के हम ये चेक करेंगे कि उसने अपने जीवन के कितने समय को एकदम बेहतर तरीके से जिया है। ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे हेल के द्वारा। तो पहला टारगेट जो कि 2022 तक कंप्लीट करना था वो था इस्टेब्लिश डेली को इस्टेब्लिश करना। अब आइए देखते हैं कुछ टारगेट ऐसे हैं जो कि 2025 तक कंप्लीट करने हैं, जिसमें से पहला है TFR मीन्स टोटल फर्टिलिटी रेट हमें 2.1 करना है। सेकंड है अंडर 5 MR जिसे हम शॉर्ट में U5MR कहते हैं। अंडर 5 MR मीन्स अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मीन्स ऐसे बच्चे जो कि 5 साल की उम्र से पहले डेथ कर जाते हैं, ऐसे बच्चों की मोर्टेलिटी रेट को भी हमें कम करना है। पर 1000 में हमें 23 लाइव बर्थ करना है। थर्ड है NNMR मीन्स न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट मीन्स पहले न्यूनेटल देख लेते हैं, 0 से 28 दिन के बच्चों को हम न्यूनेटल कहते हैं, तो हमें इसे भी पर 1000 में 16 लाइव बर्थ करना है। नेक्स्ट है ANC कवरेज। ANC मीन्स एंटीनेटल केयर कवरेज। ऐसी महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको कितनी सुविधाएं मिल पाती हैं, ये हमें देखकर ये कंफर्म करना है कि उन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको 90% सुविधाएं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं मिल सकें। नेक्स्ट है प्रिवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस, तो ब्लाइंडनेस को भी हमें ख़त्म करना है। एंड नेक्स्ट है SBR मीन्स स्टिल बर्थ रेट। स्टिल बर्थ रेट मीन्स जो कि मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं तो उनको भी हमें उनके रेट को भी हमें कम करना है, बिलो 10 करना है कि हमें 1000 में से हम 10 से भी हमें कम करना है कि हमें 10 से भी कम बच्चे मरे हुए पैदा हों या मरे हुए कोई बच्चे पैदा हों ही ना। नेक्स्ट है इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। पब्लिक को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है उन जो प्रोवाइड की जाती हैं उनका यूटिलाइजेशन भी हमें ये देखना है कि पब्लिक कम से कम 50% तक उन फैसिलिटीज़ को यूज़ करें। एंड नेक्स्ट है SBA 90%। SBA मीन्स स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट नहीं मिल पाते हैं, ऐसे लोग नहीं मिल पाते हैं जो कि उनकी डिलीवरी अच्छे से करवा सकें। लोग डिलीवरी दाई से करवा लेते हैं या ऐसी प्रॉब्लम में लोग हॉस्पिटल की सुविधाओं को यूज़ नहीं करते हैं, तो ये भी देखना है कि जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट होते हैं वो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ तक 90% तक पहुंच जाए या प्रेग्नेंट लेडीज़ को 90% ये सुविधा मिल सके।
एंड लास्ट है फुली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड। तो फुली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड मीन्स सारे बच्चे इम्यूनाइज्ड हों, सारे बच्चों को इम्यूनाइज्ड किया जाए ताकि आगे आने वाले समय में उनको कोई भी डिजीज़ ना हो।